एफडीआईज बहुत आ रही हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि स्पेस सेक्टर को लेकर के जो एफडीआईज की रिलैक्सेशन दी गई, यानी कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जिनमें 100% रिलैक्सेशन, कुछ एक है जो थोड़े सेंसिटिव उसमें 70%, उसका नतीजा ये हुआ कि ये जो हमारे स्पेस के स्टार्टअप्स हैं 400 जिसका मैंने कहा यूनिकॉर्न, उनमें भी फॉरेन कोलैबोरेशन है। कुछ एक वो हिंदुस्तानी कंपनी बनाते हैं, साथ में कोलैबोरेट करते हैं और बड़ी खुशी खुशी फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। न्यूक्लियर सेक्टर का जहाँ तक ताल्लुक है, आपको जान करके हर्ष भी होगा, हैरत भी, कि अभी हमारे रूल्स रोल आउट नहीं हुए शांति एक्ट के, जिसके तहत हमने प्राइवेट सेक्टर को इसमें प्रवेश करने का एक विकल्प दिया है। लेकिन उसके बावजूद ही अभी 2 सप्ताह पहले लगभग 2 दर्जन अमेरिकन बिजनेस लीडर्स का डेलीगेशन आया हुआ था हिंदुस्तान, केवल एक मकसद से कि न्यूक्लियर सेक्टर को चूँकि आपने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया है, तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट्स की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। वो यहाँ 2-3 दिन रहे, उसके बाद वो मुंबई गए कि वहाँ हमारा बार्क हेडक्वार्टर है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी और रुचि जागी है। सर, आपने न्यूक्लियर सेक्टर की बात की, आपको लगता है कि हम लोगों का जो अभी एक क्रिटिकलिटी की तरफ भी बढ़ रहा है, एक जो अपना एक वन ऑफ द रिएक्टर्स, और दूसरा क्या जैसे हमने वेस्ट एशिया क्राइसिस अभी देखा, हमारी क्या डिपेंडेंस आने वाले टाइम पे न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ हो सकती है, या इट इज़ टू बिग अ कंट्री टू हैंडल दैट? नहीं, आपने ठीक कहा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये क्राइसिस तो अब आया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दिशा में पहले से ही काम शुरू कर दिया था। जैसे मिशन न्यूक्लियर एनर्जी जब आया, तब वेस्ट एशिया क्राइसिस नहीं था। जब 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी टारगेट बाई 2047 का हुआ, तब भी वेस्ट एशिया नहीं था। यानी बड़ी दूरअंदेशी से जिस तरह से प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और ऑनलाइन वर्किंग शुरू की थी कोविड से लगभग 5-7 साल पहले, और नतीजा हमें देखने को मिला कोविड में कि किसी को वेतन एक दिन नहीं रुका, काम काज रुका नहीं। तो किसी ने सोचा नहीं था कि कोविड आएगा ये प्रधानमंत्री की दूरअंदेशी मोदी जी की ऐसी है, बड़ा वो आगे की सोचते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी ये हम जब 2047 तक पहुँचेंगे और 100 गीगावाट होगा, तो लगभग 10-11% या 15% हमारे ओवरऑल बिजली की जो रिक्वायरमेंट है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी रहेगी। 70% 75% रिन्यूएबल सोर्सेज रहेंगे, और उसको भी हम विस्तृत कर रहे हैं। अब तो ओशन एनर्जी की तरफ भी जा रहे हैं कि समुद्र पर किस तरह से सोलर पैनल्स लगाने, समुद्र की टाइड से बिजली ओशन में जब नदी मिलती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नेट ज़ीरो बाई 2070 प्रधानमंत्री जी ने टारगेट रखा है। और यकीनन आपने ठीक कहा कि अगर हमें आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है फ्यूल की दृष्टि से भी, तो हमें ये जो पेट्रोल आयात को भी घटाना होगा, और उस मतलब आयात पर निर्भरता घटानी होगी, और साथ ही साथ हमें चूँकि क्लीन एनर्जी का दौर है उसका इस्तेमाल भी कम करना। बट सर, आपको लगता नहीं है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है ये न्यूक्लियर? आप ठीक और है। दूसरी बात, अभी जैसे यूरोपियन कई कंट्रीज फुली डिपेंडेंट हैं न्यूक्लियर पे, आपको लगता है कि हमारी कंट्री में इतना अभी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है या इकोसिस्टम बन सकता है? आप ठीक कह रहे हैं। तो इसका मैं 2 भाग में कहना चाहूँगा कि भले ही इसमें दुश्वारी है, कठिनाई है, लेकिन इसमें हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। आने वाला वक्त एआई का वक्त है। एआई में डाटा सेंटर्स होंगे। डाटा सेंटर को जब बिजली चाहिए 24/7 अनइंटरप्टेड, और वो भी हम क्लीन एनर्जी के दौर में होंगे, तो सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्स विल बी न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि रिन्यूएबल भी उतना रिलायबल नहीं रहता डाटा सेंटर्स को मेंटेन करने के लिए, और इसलिए हमें जाना ही जाना होगा उस तरफ। बाकी आप ठीक कह रहे हैं कि इसमें इंडिया बीइंग अ हिट्रोजिनस कंट्री, इसमें और बहुत सारी दुश्वारियां हैं, दिक्कतें तो रहेंगी, लेकिन फिर भी हमारी जो प्रगति है, अब जैसे स्पेस सेक्टर को ही लेकर के मुझे एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट 2 ही दिन पहले ये कह रहे थे कि 5 वर्षों में हमने जितनी प्रगति की है, अगर आप इसकी तुलनात्मक कंपैरिजन करें यूएस से, तो हमने जो की है वो शायद उनके 5 सालों में इतनी तेज़ रफ्तार से नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य ये कि इन दुश्वारियों के बावजूद, इन सारे हिट्रोजेनेसिटीज़ के, डाइवर्सिटीज़ के बावजूद हम सही दिशा में चल रहे हैं। यही अपने में एक उपलब्धि है। सर, इंडिया इज वाइडली क्रिटिसाइज्ड फॉर स्पेंडिंग वेरी लो ऑन R&D, एंड हम लोग देखते भी हैं, इसका असर भी है, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम ईयर्स. वी आर नॉट स्पेंडिंग मच ऑन R&D, whereas our counterparts like China, and they are spending much more than on R&D. That is why they are producing great scientists and great products. So आपको लगता नहीं है इस पे भी कुछ सरकार को सोचना आप चाहिए? ठीक कह रहे हैं। इसमें इसके 2 मैं भाग में जवाब दूंगा। एक जो हमारा GERD है, ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 2014 की तुलना में अब दुगने से अधिक हुआ है। तो स्वाभाविक बात है कि ये जितने भी विज्ञान के सेक्टर हैं, इनको प्राथमिकता दी है मोदी जी ने। एक दूसरा, जब हम अपनी तुलना करते हैं अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि वो देश या कोई भी विकसित देश पूरी तरह सरकारी ख़जाने पर निर्भर नहीं करते।
जब हम कह रहे हैं कि R&D बजट, तो ओवरऑल बजट, उसमें प्राइवेट सेक्टर का भी योगदान है, फिलैंथ्रफी का भी है, फाउंडेशंस का भी है। अब अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में वो कल्चर नहीं है कि फिलैंथ्रफी R&D में लगाई जाए या तो आप लोग फाउंडेशन। कैसे इसको तो कल्चर को उसको, डेवलप हाँ, करेंगे? आप ठीक कह रहे हैं, वो एक हमारे लिए चुनौती है। उसकी तरफ भी हमने बढ़ना शुरू किया है। जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाया, उसका भी यही एक तरह का नहीं, बट प्रमुख इवन भूमिका सरकार रहेगी। का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें भी इतना ज्यादा हाँ, सरकार स्कोप का है, कंट्रीब्यूशन हमने, पोटेंशियल है और बढ़ने का। सरकार का हम प्रतिवर्ष हमारा बजट बढ़ रहा है, और जैसे मैंने कहा 2014 के मुकाबले में हम दुगने से भी अधिक हैं। लेकिन कोई भी सरकार, कोई भी देश हो, पूरी तरह सरकारी खर्चे पर अपना R&D निरंतरता के साथ नहीं चला सकती। वो एहसास भी अभी हुआ मोदी जी के आने के बाद, और उस दिशा में, ताकि हमारा पूल बिकम्स लार्जर। सर, स्पेस में अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं आगे? एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? कुछ ऐसा बताइए जो अभी तक आपने डिस्क्लोज नहीं किया इस इंटरव्यू में। नहीं, सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग तो हमारा गगनयान रहेगा, क्योंकि वो अपनी टाइमलाइन से थोड़ा हट गया था फॉर इम्पॉन्डरेबल्स, क्योंकि हमने तो सोचा था कि 75 साल के साथ साथ ही उसको 2022 में करते, लेकिन कोविड आ गया, 2-3 साल उधर चले गए। फिर हमारे उस समय एस्ट्रोनॉट्स ग्रेगरी इंस्टीट्यूट मॉस्को में प्रशिक्षण ले रहे थे, उनको वापस लाना पड़ा। अब इसमें क्या होता है कि जब एक टाइमलाइन चूक जाए तो दूसरी टाइमलाइन खुद नहीं बना सकती, ये प्लैनेट्स की कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। अब हमारी टेस्ट फ्लाइट्स हैं, तो हमारी ये उम्मीद है कि जो हमारी टेस्ट फ्लाइट्स हैं, क्योंकि इसके 3 कंपोनेंट, एक तो क्रू का है, एक वो जो एक्सपेरिमेंट करेगा, और दूसरा जिसको वापस लाएगा, कि समुंदर में वापस आना भी सुरक्षित उतना ही लाजिम रहेगा जितना ऊपर भेजना। वो सारे हमारे टेस्ट फ्लाइट जब हो जाएंगे, तो हमारा ये बड़ा प्रयास है कि इस साल के समाप्त होने से पहले एक फाइनल टेस्ट रिहर्सल करें, जिसमें एक फीमेल रोबो होगी, मानव तो नहीं होगा, रोबो होगी, उनका नाम वयो मित्र होगा। वो सारा वही परफॉर्म करेंगी टास्क जैसे कि मानव करेगा। और जब उसमें हम अपने आप को तसल्ली बख्श तरीके से निभा पाएंगे, तो अगले साल मुझे लग रहा है कि हम एक गगनयान के तौर पर हिंदुस्तानी मानव भी ऊपर भेज सकेंगे। सर, अब मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल इश्यूज़ पे आता हूँ। आप जम्मू कश्मीर के एक सीनियर लीडर हैं, तो अभी किस तरह से आप वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस को देख रहे हैं? हालांकि अभी भी लोगों को ये शिकायत है कि 370 हट गया, लेकिन इंडस्ट्री नहीं आई इतनी, और इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ, उतनी तरक्की जितनी होनी चाहिए थी। नहीं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बहुत बड़ा, एक और बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव जिसका अक्सर उल्लेख नहीं होता, क्योंकि हमारे मापदंड ज़्यादातर फिजिकल और फाइनेंशियल रहते हैं, वो है चेंज ऑफ माइंडसेट। आज आप देखिए, छोटे छोटे कस्बों से बच्चे टॉपर्स आ रहे हैं हमारे इम्तहानों में, चाहे नीट है, चाहे अभी पुंछ का ज़िला जो ऑपरेशन सिंदूर में ख़बरों में था, फॉर रॉन्ग रीजंस, फॉर वॉरफेयर, वहाँ से एक लड़की 11वीं टॉपर बन करके आई 2 साल पहले। इसी तरह से किश्तवाड़, जो दूर दराज, वहाँ के लड़के IAS करके आ रहे हैं। तो ये जो एस्पिरेशनल सर्च हुआ, और उनको लगा कि वी आर, ये फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग जो आई है, जो पहले नहीं थी, 370 के कारण वो अपने आप को अलग मानते थे, और यहाँ वाले जो बाहर वाले लोग हैं वो भी उनको अलग देखते थे, और भेदभाव तो था ही था। बेटियों को अपनी जायदाद पर हक नहीं था, पाकिस्तान से आए हुए लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं था। तो अब उन्हें लगा कि हाँ, हम भी हिंदुस्तान के बराबर, वी आर द इक्वल सिटीजन ऑफ इंडिया। उससे उनके मन में प्रोग्रेसिव थॉट आया, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और जो POK में सर अभी इतना फ्लक्स चल रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? वो तो निश्चय ही, क्योंकि POJK को हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन्स के तौर पर ट्रीट किया गया है इस्लामाबाद के द्वारा, और सदा से ही ऐसा रहा सक्सेसिव गवर्नमेंट। लेकिन अब उसकी ये इंतहा हो गई कि आज आप जब वो लोग कंपैरिजन करते हैं, हमारे तरफ तुलना करते हैं कि इस तरफ का जम्मू कश्मीर और उस तरफ का, तो वो वहीं का वहीं खड़ा है जहाँ सन 1947 है। वहाँ अभी भी वही छोटे स्कूल हैं, छोटी छोटी इमारतों में बने हुए हैं, वो खंडरात बन गई। जबकि यहाँ पर इतने इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स, जम्मू में मुझे लगता है कोई ऐसा राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा संस्थान नहीं। तो उससे उनको और भी लगता है कि वी हैव मिस्ड आउट, और वो अब चाहते हैं कि हम इस दिशा से, इस दशा से अपनी आपकी मुक्ति सरकार प्राप्त का ये एजेंडा में भी है कि वो इंटीग्रेशन चाहते हैं? दरअसल सच पूछिए तो 1994 में एक प्रस्ताव आया था भारत ये संसद में, जिसको सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी ने भी उसमें उसको पॉजिटिव वोट दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई मुद्दा नहीं है, भारत को अपनी प्रभु सत्ता पूरी तरह से उस हासिल है। यदि कोई मुद्दा है, एनी आउटस्टैंडिंग, तो वो है POJK, और किस तरह से उसको पुनः भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाना। दिस इज द ओनली आउटस्टैंडिंग इशू। ये 1994 की रेजोल्यूशन, और ये सर्वसम्मति से सारी पार्टी, अगर ये होगा तो मोदी जी कर सकेंगे, और नहीं कोई कर सकता। तो ये मोदी जी के टाइम पे हो जाएगा, आपको लगता है? नहीं, मैं वो नहीं कह सकता, लेकिन क्षमता इसकी मोदी जी में ही है। जिस तरह से उन्होंने
अयोध्या किया, 370 किया, ट्रिपल तलाक किया, क्योंकि ही हैज़ द कैपेसिटी, ही हैज़ द करेज, ही हैज़ द कन्विक्शन। सर अभी हमने देखा बड़ी जगहों पे चुनाव हुए, आपने भी कैंपेन भी किया देश के कई में, टीएमसी की एक बड़ी हार हुई, उसके बाद पार्टी टूटती हुई दिख रही है। तो आपको क्या लगता है जो ऑपोजिशन यूनिटी पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, और टीएमसी को आप किस तरह से पढ़ से नहीं, देखते हैं? मैं तो इसको एक व्यापक ढंग से देखूँ, जितनी भी परिवार केंद्रित पार्टियां हैं, इनका लाइफ स्पैन बड़ा लिमिटेड होता है और इनका उतार तब शुरू होता है या तो ये पावर से बाहर चले जाती हैं, क्योंकि पावर इज़ बाइंडिंग देम टू, क्या कहते हैं, टू शेयर दी लोव्स एंड फिशेज ऑफ ऑफिस, तब तक वो मजे रहते हैं। तो जब पावर से हटते हैं तो इनका इकट्ठा रहना मुश्किल है। दूसरा का तब उतार होता है जब अगली पीढ़ी आती है, तो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, जैसे आपने देखा जितनी भी क्षेत्रीय पारिवारिक पार्टियाँ। तो इसलिए ये मुझे लगता है ये एक्सपेक्टेड भी था और ये इसी तरह से होना था। लेकिन सर ये इल्ज़ाम लगता है बीजेपी अब सारी पार्टियां तोड़ रही है थ्रू साम दाम दंड भेद। अगर देखिए, आप लोगों को डिलिमिटेशन लाना चाहते हैं। ये और सवाल पहले भी पूछा गया, तो मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो 50 साल तक लगभग विपक्ष में रही। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब चुनकर आए थे साउथ कलकत्ता से 1952 में, तो 3 MP थे। उसके बाद एक ज़माना आया सिर्फ 2 MP थे, अडवाणी जी और कोई कहता राम लक्ष्मण, कोई कहता राम लखन। ना प्रदेशों में हमारी सरकार, ना, फिर भी हम टूटे नहीं ना। तो ये तो अपना इसलिए कि ये काडर बेस्ड पार्टी है, जबकि ये पार्टियां जो है ये पावर से बंधी हैं या परिवार तो आपके साथ भी जुड़ा हुआ है, संघ परिवार। नहीं, संघ परिवार एक परिवार उस तरह का नहीं है कि भाई लेगेसी परिवार से है, ये एक संगठनात्मक परिवार है। लेकिन ये जो पार्टियां या तो परिवार के कारण बंधी हैं या पावर के कारण, इनमें वो इनहेरेंट रेसिलियंस हो ही नहीं सकता जो भारतीय जनता पार्टी है। तो कांग्रेस भी आपको लगता है आने वाले टाइम पे उसका वैसे ही थोड़ा सा पतन तो शुरू हो ही चुका, आप देख ही रहे। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया, हमसे बात की, थैंक यू सो मच। मंत्री जितेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर उन्होंने अपने तमाम विभागों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि स्पेस सेक्टर में भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। पिछले 5 साल के आंकड़े अमेरिका के 25 साल पर भारी।